दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं लेकर आई हूँ 10th और 11th जून का एनालिसिस। तो जो 12th जून का एनालिसिस है यानी कि सैटरडे का, वो रात तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आपका इस वीक का कोटा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हैफिजर्ड हो गया आई नो, बट यू हैव टू बेयर विद दैट। सो लेट्स बिगिन विद 10th एंड 11th जून का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड, दिल्ली डिसीजन टू लिमिट हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, तो ये रीसेंट डिसीजन आया है जब जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ये बोला कि दिल्ली की जो हॉस्पिटल्स है वो दिल्ली वालों के लिए है। ठीक है, तो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिए। ठीक है, कि जो आप रिजर्व कर रहे हो बेड्स जो प्राइवेट एंड दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए एंड लिमिट नहीं करना चाहिए आपको स्कोप कोविड-19 टेस्टिंग का ओनली टू दिल्ली रेजिडेंट्स, क्योंकि एनसीआर वगैरह के लोग, नेशनल कैपिटल रीजन के लोग भी आके वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, वो वहाँ के रेजिडेंट नहीं हो पाते, उनको बहुत बार रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता, तो उनकी क्या गलती है उसमें कि आप उनका टेस्टिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो रह तो वहीं रहे हैं। ठीक है, तो इशू क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, ये पूरा है। एंड उन्होंने प्राइवेट प्लस जो सरकारी हॉस्पिटल है उन सबको ही बोल दिया कि भैया आप उन्हीं का इलाज करोगे जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस पेश कर पाएंगे, बाकियों का नहीं करोगे। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्यों ओवर रूल किया ये डिसीजन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइट टू हेल्थ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसमें साफ साफ बोला गया था कि सिर्फ ऐसे ही मतलब जानवरों की तरह ही जीना नहीं होता। ये नहीं कि आप जी रहे हो इसका मतलब आपको जितना जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए या ग्लूकोज चाहिए उतना, बट टू लिव विद डिग्निटी इज द बेसिक एसेंस ऑफ राइट टू हेल्थ। ठीक है, तो जिसमें राइट टू लाइफ, जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 बेसिकली, जो जिसमें राइट टू हेल्थ का सब क्लॉज है, तो उसमें ये है कि भाई मियर जानवरों की तरह जिंदगी जीना इज नॉट जो आप राइट टू हेल्थ बोलते हो, उसमें एक मतलब डिग्निफाइड लाइफ का आपको हक है। द एनसीटी इज फंक्शनली कॉन्टिग्यूअस विद गुरुग्राम इन हरियाणा एंड नोएडा इन उत्तर प्रदेश। तो जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीआर रीजन है, तो उसकी मतलब लगता ही रहता है, जो गुरुग्राम का एरिया नोएडा है यूपी में, तो वहाँ से क्रॉस बॉर्डर करते रहते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि उनको काम करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। ठीक है, तो बॉर्डर क्रॉस करते हैं एंड वो टैक्सेस भी देते हैं। ठीक है, दिल्ली में भी देंगे, अपनी स्टेट में भी देंगे। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे टैक्सेस देते हैं, तो उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए, आप ऐसे उनको मना नहीं कर सकते। ठीक है, एंड बाकी यही चीज़ थी। इनएडिक्वेट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल कैन रिजल्ट इन फर्दर स्प्रेड ऑफ कोविड-19। ठीक है, तो जो आईसीएमआर गाइडलाइंस है उनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, उन्होंने एलजी ने सरकार को साफ साफ ये बोला गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की आर्ग्यूमेंट क्या है, क्योंकि दिल्ली के केस वर्सनिंग कर रहे हैं, 5.5 लाख कोविड-19 केसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी टिल जुलाई एंड, तो अभी जुलाई एंड नहीं आया है, तो हमें एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए, बट दिस इज द क्रिटिकल सीन देयर। एंड पावर्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू इशू सच इशूज़, क्या भाई कौन सी पावर के साथ उसने किया, सबसे पहले जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके वो चेयरपर्सन है, तो वो इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जो 2005 का, उन्होंने उसके सेक्शन 18 के तहत इनको ये पावर दी गई है। ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट के ऑर्डर के साथ क्या दिक्कत है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता तो दो दिक्कत होती, क्योंकि जो सीएम ने बोला अगर ये ऑर्डर पास हो जाता तो डिनाइड हेल्थ केयर होता। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए आसपास जगह से या दूसरी स्टेट्स के लोग आते हैं, जो इतनी दूर दूर से एम्स वगैरह, क्योंकि रेप्यूटेड हॉस्पिटल दिल्ली में है। ठीक है, तो वहाँ से लोग आते हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत होती फैसिलिटीज़ अवेल करने में। एंड जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वर्किंग इन दिल्ली हैं, तो वो आइडेंटिटी प्रूफ नहीं बहुत बार जमा करवा सकते, तो उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि प्राइवेट वगैरह जो फॉर्म्स है वो खुल गई हैं, तो अगर किसी को कभी हो जाए एंड वो रेजिडेंस प्रूफ नहीं दिखा सके, तो वो जाए कहाँ बंदा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है, तो अच्छी बात है कि स्ट्रक डाउन कर दिया गया। एंड इसके तहत एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, जो टक्कर है हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड सीएम में होती है, तो वो उसके तहत बन सकता है, बिकॉज सीएम इज द इलेक्टेड इंडिविजुअल एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ही इज़ अ एजेंट आप कह सकते हो ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसीलिए ये आता है, मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। देन कृष्णा एंड गोदावरी वाटर यूटिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक स्टॉक ऑफ वाटर यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो इन दोनों के जो तेलंगाना है आंध्र प्रदेश ने एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी। इसके तहत अब सेंटर ने बोला कि भाई हम देखेंगे कि क्या क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्सरसाइज का, कि असेस करेंगे वेदर सरप्लस वाटर विल बी अवेलेबल फॉर द न्यू प्रोजेक्ट इन द लाइट ऑफ डिस्प्यूट्स के कारण जो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, पोलावरम प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, गोदावरी पे, तो इस तरीके के उनको दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो इश्यूज़ क्या है, आंध्र
प्रदेश एंड तेलंगाना शेयर स्ट्रेचेस ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, ठीक है, एंड उनकी ट्रिब्यूटरीज भी शेयर करते हैं, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना अभी अलग हुए हैं, ठीक है, ड्यू टू आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। तो इसके तहत रिवर्स भी आपस में बटी जाती हैं, ठीक है, पर फिर भी डिस्प्यूट आती रहती है आपसी स्टेट्स में। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, कृष्णा और गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज एंड वो चीज़ें, ठीक है। तो इट इज़ एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर, सबसे इंपॉर्टेंट है। कहाँ ईस्ट फ्लोइंग है, इसका मतलब कहाँ ड्रेन करेगी, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ओरिजिनेट कहाँ करेगी, महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम इंसर्ट कर दिया, 3 स्टेट से पास होगी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना, ठीक है। तो ऐसे पास करेगी एंड महाबलेश्वर से ओरिजिनेट करेगी, ठीक है, एंड फॉलोइंग थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना, भीमा, घटप्रभा, ठीक है, ऐसे याद करो, घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा दूध गंगा ऐसे याद रखना, ठीक है, कभी आ जाए तो थोड़ा एलिमिनेशन मेथड से आप कर पाओगे, ठीक है। तो तुंगभद्रा इसकी है एंड भीमा इधर है, ठीक है। तो भीमा, कोयना, भीमा, कोयना, मालप्रभा, घटप्रभा, दूध गंगा, तुंगभद्रा, ठीक है, ऐसे रिसाइट करो, ऐसी पोएम सी बन जाएगी, इजीली याद हो जाएगा। देन गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर क्या है, ये त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक, ठीक है। तो दोनों ही महाराष्ट्र से ओरिजिन है इनका, उसका महाबलेश्वर से एंड इसका त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इधर, तो यहाँ से ओरिजिनेटेड कहाँ से पास होती है, मध्य प्रदेश के स्मॉल पार्ट से, कर्नाटका से एंड पुडुचेरी से, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से तो ओरिजिनेट ही कर रही है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भी कुछ पार्ट्स में ये है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा इधर है, तो आंध्र प्रदेश के नीचे ये तेलंगाना साइड नहीं जाती है, ठीक है, वो आपने ध्यान रखना है। सीधा ये आंध्र प्रदेश से होके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उधर ही अपना डेल्टा बना लेती है। तो ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसकी, पेनगंगा, ऐसे याद करो, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, ठीक है, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, ठीक है, मंजरा, वर्धा, पूर्णा, प्रवरा, ठीक है, ऐसे मतलब सीरीज से बनाओ, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, मंजरी, ठीक है, इंद्रावती, मंजरा, पूर्णा, वर्धा, ऐसे याद करो, ठीक है, तो हो जाएगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है, वो कहाँ से जा रही है और वो कहाँ से, ये 3 स्टेट से पास हो रही है, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र, फिर ये डेल्टा बनाएगी, ठीक है, डेल्टा दोनों ही बनाएगी एंड ये यहाँ पे महाराष्ट्र से, दोनों का ओरिजिन महाराष्ट्र है, ये कुछ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश से भी होकर आती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा, ये तेलंगाना में नहीं जाती, ठीक है। आई होप वी आर क्लियर विद दैट। देन नेक्स्ट इज 2021 QS यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग, ठीक है। तो 17वां एडिशन रिलीज हुआ है इसका, ठीक है। तो QS क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्वार्ली साइमंस, ठीक है। ये एक ब्रिटिश कंपनी है जो एनालिसिस करती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड है, उनकी कैसी परफॉर्मेंस है। पहले इसको टाइम्स हायर एजुकेशन QS वर्ल्ड रैंकिंग बोला जाता था, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2010 में नेमिंग चेंज कर दी। इंपॉर्टेंट ये है हमारी कितनी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं इसमें, ठीक है। तो ये रेट करती है वर्ल्ड की टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ किस बेसिस पे रैंक करते हैं, तो एकेडमिक रेपुटेशन कैसी है, एम्प्लॉयर रेपुटेशन कितने लोग एम्प्लॉयड है, फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशो कितना है, ठीक है, साइटेशंस पर फैकल्टी कितना, रिसर्च पेपर्स कितने वो पब्लिश कर रहे हैं, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रेशो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आगे याद रखना, क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस है इन्हीं 2 चीज़ों में वर्स्ट है। तो परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस कैसे है, विद नो डाउट हमारी IITs टॉप 200 में आई हैं, ठीक है। IIT बॉम्बे, देन IISc बैंगलोर एंड IIT दिल्ली, तो इन तीनों की टॉप 100 है। इनकी रैंकिंग हालांकि पिछले साल से कम हुई है, पर टॉप 100 में फिर भी हैं, टॉप 200 में सॉरी। इन टोटल 21 इंडियन इंस्टीट्यूशंस ने अपनी प्लेस 1000 में लेकर आए हैं, ठीक है। तो अपना जब मेंस में लिखोगे तो सिर्फ ये 2 चीज़ें लिखना, IITs हैं टॉप 200 में एंड 21 इंडियन इंस्टीट्यूशंस 1000 में हैं, ठीक है। एंड इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन परफॉर्म स्ट्रांगली इन रिसर्च क्वालिटी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। एंड हमारी जो दिक्कत है वो कहाँ पे है, टीचिंग कैपेसिटी कम है, दूसरा इंटरनेशनलाइजेशन भी हमारी कम है, ठीक है। तो रीज़न फॉर पुअर परफॉर्मेंस क्या है, इंटरनेशनल फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स की रेशो कम है। जब भी आप दिक्कत लिखो हमारी जो हायर एजुकेशन है उसमें ज़रूर लिखना इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हम नहीं कर पाते। आप सोचो कोई UK का बंदा है, वो सोचता होगा क्या, नहीं मैं तो इंडिया जाके वहाँ पे IIT से पढ़ाई करूँगा, नहीं, कोई नहीं सोचता, ठीक है। तो ये दिखाता है कि मतलब लोग नहीं प्रेफर करते हमारे यहाँ आना, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज इंडिया काउंट्स ओनली फुल टाइम फैकल्टी एंड ये भी दिक्कत है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो भी हमारा कम है। क्यों, क्योंकि जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ है वो अपने PhD के बच्चों को भी वो टीचर ही मानते हैं और हम नहीं मानते ऐसा, तो इसलिए हमारी फैकल्टी की रेशो वैसे ही कम हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये दिखाना चाहिए कि भाई हमारा इनक्रेडिबल इंडिया है और उनकी परसेप्शन चेंज करनी चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ रैंक की ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो और स्टूडेंट रेशो एंड फैकल्टी स्टूडेंट रेशो में हमारी रैंकिंग बहुत कम है, ठीक है। Then next article is about does UV rays mechanisms on food items kill कोरोना वायरस, ठीक है।
तो अभी जो माना गया है कि भाई जो यूवी लाइट है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, वो मार देती है बैक्टीरिया वायरस को, ठीक है। तो अभी यही देख रहे हैं कि जो बहुत सारे स्वीट शॉप ओनर्स है, मिठाई की दुकानों वाले, उन्होंने यूवी लाइट का मतलब इस्तेमाल किया है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए फूड आइटम्स को, ठीक है। तो यूवी 3 तरीके का होता है, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज ए, अल्ट्रा वायलेट रेज बी और अल्ट्रा वायलेट रेज सी, ठीक है। सन से एमिट होते हैं तीनों, बट आर्टिफिशियली भी क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के काम आता है, पर्टिकुलरली यूवी सी का काम होता है डिसइंफेक्शन में, ठीक है। एंड डिस्ट्रॉइंग, ये क्या करता है, उनके जो न्यूक्लिक एसिड है डिस्ट्रॉय कर देता है डीएनए का, ठीक है। वायरस क्या है, एक सेल है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अंदर न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर डीएनए होगा, ये उसको जो मेम्ब्रेन है अब इसमें छेद कर देगा यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज, एंड इससे वो डिसरप्ट हो जाएगा, मर जाएगा, सिंपल एज दैट। फिर यूवी रेडिएशंस क्या है, मैं बता चुकी हूँ। जैसे हमारा मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, जिसमें हर वेव्स की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उनको रैंक किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे वेवलेंथ इस तरीके से कम होती है, सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है, तभी तो रेडियो मतलब वेव्स सैटेलाइट की मदद से हम उसको चला पाते हैं। फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड रेज, फिर विजिबल लाइट रेज, ठीक है, जो हम देख पाते हैं विजिबल रेंज में, ठीक है, एंड अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, यूवी रेज जिनके बारे में बात करी, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज, ठीक है। ये छोटी छोटी होती जाती हैं, ठीक है, इधर आके। देन मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ यूवी रेज क्या है, यूवी ए, बी एंड सी, ठीक है। तो यूवी ए रेज हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, एंड फिर क्या है, वेवलेंथ कम होती रहती है उधर। वेवलेंथ क्या होता है, जैसे वेव्स ऐसे फॉर्म में ट्रैवल करती है ना, ऐसे, तो ये इन दोनों के एक ये जो डिफरेंस होता है, जब ये एक ऊपर वाला आ गया, ठीक है, जिसे क्रेस्ट एंड ट्रफ कहते हैं, तो जब दूसरा ऊपर वाला आएगा तो ये डिस्टेंस कितनी है, इसे एक वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। ये लैम्डा से इसको बताया जाता है, तो ये बताते हैं। तो यूवी ए की ये लॉन्गेस्ट है, मतलब यूवी रेज ऐसे होगी, ठीक है, मतलब इतनी ही इक्वल होगी, और फिर यूवी बी क्या होगी, थोड़ी छोटी होगी, और यूवी सी बिल्कुल ही छोटी होगी, तो वेवलेंथ ऐसे होगी, ठीक है। तो यूवी रेज के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, आ सकता है क्वेश्चन कि आप बताओ कौन से मेथड्स आप लगा सकते हो डिसइंफेक्शन में। देन डेमोक्रेट्स अनइविल पुलिस रिफॉर्म बिल, ठीक है। तो आप सब ने शायद जॉर्ज फ्लॉयड का केस सुना ही होगा, एक ब्लैक थे, ठीक है, तो अनआर्म थे मैन, ठीक है, नॉर्मली वो ट्रैवल कर रहे थे, एंड फिर जो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने मतलब गर्दन पे काफ़ी देर उनके पैर रखा एंड ही डाइड। तो इससे जो ब्लैक अमेरिकन हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पार्क हुआ, मतलब कि ऐसे कैसे, मतलब इतनी दरिद्रता कैसे पुलिस दिखा सकती है। तो वही चीज़ है जो हमारे इंडिया भी फेस करता है, मतलब रिलीजियस इश्यूज़ पे, ठीक है। तो देखो मतलब सर्कमस्टांसेस हर कंट्री में सेम ही होते हैं, वहाँ रेसिज्म की दिक्कत है, हमारे यहाँ रिलीजियस चीज़ों पे ऐसे रायोट्स होते हैं, मॉब लिंचिंग वगैरह होती है, उन सब में यही होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो इस बिल में बताया है वो आप एज ए सजेशन यूज़ कर सकते हो हमारे यहाँ पे भी, ठीक है। उसने बोला है कि जो पुलिस फोर्स है उसको डेटर करना पड़ेगा एंड होल्ड ऑफिसर्स मोर अकाउंटेबल फॉर एब्यूसेस। तो ये आप अपने आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो जब कोई आए ऐसा पुलिस का, कि भाई जब ऐसा कोई आर्टिकल की पुलिस की दादागिरी वगैरह बढ़ रही है, ठीक है, एंड तो बोल सकते हो कि भाई आप पुलिस को मोर अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। तो बिल ने क्या प्रपोज किया है, सबसे पहले क्वालिफाइड इम्यूनिटी को रिफॉर्म करने की बात बोली गई है, ठीक है। पहले क्या होता था, मतलब इजीली ऑफिसर्स निकल जाते थे बच के, ठीक है। तो बट ये है कि अब बोला कि अगर किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट हुए हैं तो जो उनकी जो क्वालिफाइड इम्यूनिटी है उसको हम मतलब बदलेंगे एंड कुछ ज़्यादा थोड़ा सीवियर उनको अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड जो फेडरल स्टैंडर्ड ऑफ क्रिमिनल पुलिस बिहेवियर है, तो ये होता था कि भाई विलफुल टू एक्टिंग नोइंगली विद रेकलेस और रिगार्ड। तो जो ये विलफुल है इसको बदल के हम लिखेंगे, जो मतलब पुलिस रिफॉर्म्स हैं उसमें लिखेंगे नोइंगली और रेकलेस रिगार्ड से आपने इस चीज़ को डील किया है, ठीक है। एक तो ये था पहले कि भाई विलफुली उसने ऐसा किया, विलफुल नहीं, अगर रेकलेस रिगार्ड भी दिख रहा है ना आपका कि भाई आप कर सकते थे और आपने नहीं किया, नोइंगली आपने नहीं किया, तो भी आपको इस चीज़ के लिए पनिश किया जाएगा, ठीक है। एंड फेडरल रजिस्ट्री ऑफ पुलिस मिसकंडक्ट, ठीक है, अलग से रजिस्ट्री बनेगी जहाँ पुलिस के खिलाफ भी एफआईआर वगैरह दर्ज होगी, ठीक है, एंड उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए, ठीक है, उस तरीके से उनकी सैलरीज वगैरह में आप घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। एंड स्टॉप यूज ऑफ नो नॉक सर्च वारंट्स इन ड्रग केसेस, ठीक है। नो नॉक सर्च वारंट्स क्या होते हैं, बिना आप मतलब गुंटी खड़काए आप सीधा, एक तो ये होता है कि मतलब बिना परमिशन के बेसिकली वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो नो नॉक सर्च वारंट्स को भी स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या है कि मतलब बिना बात की हैरेसमेंट लोगों को बहुत बार होती है, ठीक है। एंड गिविंग द जस्टिस डिपार्टमेंट सबनिया पावर टू कैरी पैटर्न एंड प्रैक्टिस इन्वेस्टिगेशन इनटू पुलिस डिपार्टमेंट कंडक्ट, ठीक है। तो जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसको पावर दी जाएगी कि भाई जो उनका कंडक्ट है आप उसमें अपनी जो मतलब एडवाइजरी दे सकते हैं एंड आप उस पर जजमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड स्टेट अटॉर्नी जनरल्स विद ग्रांट टू कैरी आउट पैटर्न एंड प्रैक्टिसेस प्रोब्स एंड क्रिएट अ प्रोसेस फॉर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस के खिलाफ हो सकता है, ठीक है। रिक्वायर ट्रेनिंग ऑन रेशियल बायस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग करवाओ रेशियल बायस की ताकि जो भावना
भावना है वो उनके अंदर चली जाए, ठीक है, क्योंकि अगर वो ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे तो आप आम जनता से क्या एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। तो कर्ब प्रैक्टिसेस ऑफ मिलिट्री ग्रेड वेपन टू स्टेट एंड पुलिस एंड क्लासीफाई लिंचिंग एज फेडरल हेट क्राइम, दिस इज इंपॉर्टेंट। जब तक आप किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, हमने अनटचेबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, तब वो अबॉलिश हुआ तब, बट जब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, हम ये मॉब लिंचिंग हो गया, ठीक है। अभी जब हम देखते हैं कि कुछ सिर्फ ही नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है जो जिन्होंने मॉब लिंचिंग के खिलाफ लॉ पास किया है, तो वो जब तक आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं करोगे वो अफेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो यूएस की लेजिस्लेशन का प्रोसेस क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटा मोटा देख लो, ठीक है। एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक सीनेट होता है, ठीक है। पहले कोई भी बिल है वो इन दोनों पहले पास होता है, ठीक है। तो क्या होता है देख लो, यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस होता है मेंबर से, फिर एक कमेटी बैठती, कमेटी डिस्कस करेगी, ठीक है, कमेटी के पास भेज देते हैं रिव्यू के लिए, अगर उसने अप्रूव कर दिया, ठीक है, बिल प्रोसीड जाएगा फिर फॉर फर्दर डिस्कशन टू द फुल हाउस फॉर अमेंडिंग एंड वोटिंग, तो यहाँ पे चला गया, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे सीनेट में भी अगर कोई बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किसी मेंबर ने किया, कमेटी उसको फिर देखेगी, अगर अप्रूव किया जाएगा तो फिर फर्दर डिस्कशन एंड अमेंडमेंट के लिए यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों में मतलब रिस्पेक्टिव बिल आए तो वो मतलब पहले कमेटी उसको रिव्यू करके फिर पास करेगी, ठीक है। तो फिर बिल मस्ट बी पास थ्रू चैम्बर्स बिफोर बीइंग सेंट टू प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर उसको उस पर वोटिंग होती है एंड बोथ चैम्बर्स वोट ऑन अ फाइनल बिल, ठीक है। तो अगर ठीक है वोट आ गई तो अच्छा है। प्रेसिडेंट्स के पास क्या पावर है, वो वीटो कर सकता है, ठीक है, या तो मतलब अपनी एसेंट ही ना दे। पर क्या है यहाँ पे दो डिफरेंस है, एक तो प्रेसिडेंट वीटो ऑन द बिल एंड सेंड बैक टू कांग्रेस, तो जो कांग्रेस है वो 2/3 ऑफ द वोट अगर फिर से अपनी दे तो इस बिल को दोबारा पास किया जा सकता है। और हमारा जो यहाँ पे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें क्या होता है, हमारे जो अगर मतलब मान लो प्रेसिडेंट को वो बिल नहीं पसंद आया, उसने वापस भेजा है, रिकंसिडरेशन करो, पर अगर उन्होंने जो पार्लियामेंटेरियंस है उन्होंने विद अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट वापस भेज दिया ना प्रेसिडेंट के पास, तो उसे कंसिडर करना ही पड़ेगा। मतलब सिंपल मेजॉरिटी से भी आप उसको ओवरराइड कर सकते हो उनकी वीटो को। तो इसके तहत और पर जो यूएस में है उसको कांग्रेस को 2/3 मेजॉरिटी फिर से चाहिए होगी वीटो को ओवरराइड करने के लिए। तो आप इससे बोल सकते हो कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनका जो वीटो का पॉकेट है वो हमसे ज़्यादा होता है इंडियन प्रेसिडेंट से, ठीक है। तो रेसिज्म के बारे में बता रखा है यूएसए में कि भाई सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट ब्लैक परसिस्ट, रेसिज्म कंटिन्यूज अनअबेटेड, ठीक है, रेसिज्म अभी भी चल रहा है। तो रेसिज्म क्या होता है, एक सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो बेसिस डिवाइड करते हैं कि भाई जो वाइट्स है वो ऊपर है, फ्रेश ब्लड है, एंड जो लोअर है वो मड ब्लड या फिल्थ ब्लड जिन्हें बोलते हैं ब्लैक, ऑन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर्स, ठीक है। तो व्हाट आप एथिक्स वगैरह का पेपर में अगर कभी आए तो आप लिख सकते हो कि भाई हाँ बचपन से बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है, वो पेंसिल कलर्स में आप ऐसे मीम बना रखे कि भाई ये स्किन कलर है, तो स्किन से ही मतलब क्रीम ही बताया जाता है उसको, तो ऐसे नहीं बच्चों को सिखाना चाहिए भाई हर कलर इक्वल है, ठीक है, हर तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं और हमें उनके साथ डील करना आना चाहिए। सो व्हाट इट कैन लीड टू, इट कैन लीड फॉर अ सेंस ऑफ क्रूअल और अनजस्ट बिहेवियर, जिनको वो मतलब लोअर मानते हैं अपने से, उनको उनके लिए ऑब्वियसली अनजस्ट बिहेवियर आएगा, प्यार से तो रखेंगे नहीं उनको, एंड इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगी एंड इट शुड बी अवॉइडेड और केप्ट टू मिनिमम, ठीक है। रेसिज्म नेचुरलाइजेज अ पर्सन्स बिलीफ, कैरेक्टर एंड कल्चर, ठीक है, उस तरीके का दिखता है। एंड उनको बेसिकली ऐसे माना जाता है कि भाई दे आर इनहेरिटेड लो IQ, ठीक है, एंड उनसे क्या होता है फिर उनको ऐसे मतलब स्लेवरी के टाइप ही वाली चीज़ों में, क्योंकि इनिशियली उनको वैसा हुआ था उनके साथ, ठीक है, स्लेवरी वाली चीज़ों में उनको ज़्यादा डिप्लॉय किया जाता था, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे अब प्रेसिडेंट ओबामा थे, ठीक है, ही वॉज ऑल्सो ब्लैक पर्सन, तो वो उठ के आए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये धारणा है वही ना जो बदलनी चाहिए, एंड वो टाइम से बदले तो वो चीज़ के लिए अच्छा है। ओनली अ पीसफुल मूवमेंट टू एंड इंस्टीट्यूशनलाइज रेसिज्म विद बोथ ब्लैक्स एंड वाइट पार्टिसिपेशन के बाद ही वो चीज़ सॉल्व होगी, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। देन GS पेपर 4 का टॉपिक है माइग्रेंट वर्कर्स शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर ऑन माइग्रेंट वर्कर्स आफ्टर टेकिंग सुओ मोटो कॉग्निजेंस, ठीक है। तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस खुद से उन्होंने लिया केस, ठीक है, PIL वगैरह या फिर लोगों को मीडिया रिपोर्ट्स देके। तो पावर ऑफ हाई कोर्ट टू टेक अप सच मैटर है भाई एज अ दे बिकॉज दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, तो उनकी जुरिस्डिक्शन में है, वो सुओ मोटो केसेस ले सकते हैं। कोर्ट ने क्या बोला गया, माइग्रेंट वर्कर्स शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ट्राइंग टू रीच होम, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन का तोड़ा ऑब्वियसली, ठीक है। तो बोला जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की सेक्शन 51 में अगर कोई तोड़ेगा उसको 1 साल की जेल मिलेगी, जो भी अगर उस टाइम पे रूल्स बने। तो उन्होंने तोड़ा तो उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। रेलवे शुड प्रोवाइड द स्टेट्स विद 171 मोर श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स, जिससे वो अपनी जगह पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इशू क्या है, सोसाइटी एज अ होल इज मूव्ड बाय मिजरीज एंड डिफिकल्टीज फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है, क्योंकि वो अपने नेटिव विलेज जाना चाहते हैं,
पर वहाँ पे उनको जाने के लिए साधन नहीं मिल रहा, इसीलिए वो पैदल चल पड़े, ठीक है। एंड जगह जगह पे उनको पुलिस को रोका जा रहा है, चेक पोस्ट पे रोका जा रहा है ताकि वो अपने विलेज ना जा सकें, ठीक है। इसलिए वो शेल्टरलेस हैं और ज़्यादा वल्नरेबल हैं। आप देख वो जो औरंगाबाद का केस था जिसपे वो सो रहे थे बेचारे पटरी पे एंड ट्रेन ने उनको काट दिया, तो दैट वाज रियली हॉरिफाइंग, ठीक है, कि इंसान इतना स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचा एंड ही अल्टीमेटली डाइज। सो दिस इज़ रियली शॉकिंग एंड ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो माइग्रेंट वर्कर्स हु वॉकड होम वुड हैव फेस्ड अ ईयर इन प्रिजन अगर उसको सेक्शन 51 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत गिल्टी पाया जाता, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए एंड आपको ऐसा फिलहाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वंस दे आर ब्रॉट बैक टू देयर होम्स द स्टेट नीड टू अटेंड द नीड ऑफ माइग्रेंट लेबर, कि भाई बताओ तुम्हें फूड राशन चाहिए, ठीक है, आप आ गए हो, उनकी कोविड टेस्टिंग करवानी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि जो ऑलरेडी मिजरेबल हैं उनकी और आप मतलब मिजरीज बढ़ाओ, बट यू हैव टू फैसिलिटेट, ठीक है, काउंसलिंग सेंटर्स बिठाओ उनके लिए, उनको रिहैबिलिटेट करो, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, एक एक्सटेंड करो अपना हेल्पिंग हैंड जो अपने और जो बाकी जो प्लेसेस पे भी रिटर्न करना चाहते हैं उनके लिए भी। देन फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में क्या है, लोकेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अभी वो दोनों स्टेट्स में दिक्कत चल रही है, वो बोल रहा है नॉर्थ कोरिया बोल रहा है कि भाई साउथ कोरिया हम एनिमी की तरह देखते हैं, ठीक है। एंड साउथ कोरियन एक्टिविस्ट ने भी एंटी प्योंगयान मैसेज भेजे हैं इन द बैलून अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है। तो ये देख लो, ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, प्योंगयांग, एंड साउथ कोरिया की सियोल, ठीक है। तो ये 38 पैरल मैंने बताया था ना आपको, 38 पैरल के तहत ही डिवाइडेड है, जिसे कोरियन डिमिलिटराइज जोन भी बोला जाता है। तो जो ये सेपरेट करती है दोनों कंट्रीज़ को, ठीक है। तो ये लोकेशन देख लेना, चाइना के यहाँ पे पूंछ पे है ये, एंड चाइना रशिया दोनों की पूंछ पे है ये, एंड यहाँ पे जापान है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड अमोंग एंड टू मेन रिवर, एंड ये कंट्री बॉर्डर है, नॉर्थ में है अमोंग एंड टू मेन रिवर्स, एंड साउथ में साउथ कोरिया है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर है आपको। तो कोरल ट्रायंगल के बारे में है भाई, कोरल ट्रायंगल डे बनाया जाता है जून 9 को, ठीक है। तो ये वर्ल्ड एपिसेंटर है ऑफ मैराइन बायोडाइवर्सिटी विच एनकम्पासेस द सीज ऑफ 6 कंट्रीज, ठीक है। तो ये को जो कोरल ट्रायंगल है इसमें 6 तरीके के सीज हैं, 6 कंट्रीज़ के, ठीक है, इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो कौन से हैं ये देख लो आप, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, टाइमोर एंड पपियागुनिया एंड सोलोमन आइलैंड्स। तो यहाँ पे इसको कोरल ट्रायंगल बोला जाता है, बेसिकली ट्रायंगल की शेप में इसलिए इसको कोरल ट्रायंगल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये एपिसेंटर है ऑफ मैराइन बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ब्रिंग टुगेदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एस्टैब्लिशमेंट, कि भाई एक दिन आए सभी एंड अपने आइडियाज़ दे ताकि किस तरीके से हम जो कोरल ट्रायंगल है इसको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोरल्स भी बहुत सारे मिलते हैं, इसलिए इसको कोरल ट्रायंगल भी बोला जाता है। दिस इज वन ऑफ द 3 मेगा इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेज ऑन अर्थ, ठीक है। मतलब मेगा इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स उसे कहते हैं कि भाई यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी मिलती है। एक तो कॉन्गो बेसिन है, ठीक है, जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसकी यहाँ वेस्टर्न पार्ट पे कॉन्गो बेसिन है। फिर अमेजन रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। द रीजन कंटेन्स 76% ऑफ ऑल कोरल स्पीशीज एंड 37% ऑफ ऑल नॉन कोरल फिश स्पीशीज, ठीक है। तो जो ये कोरल ट्रायंगल है इसमें 76% कोरल स्पीशीज हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर किसी दिन ब्लीचिंग का इफेक्ट आएगा तो कितना मैसिव आएगा, ठीक है। तो हमें इसको प्रिजर्व करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। एंड पहला इसको 2012 में मनाया गया था कोरल ट्रायंगल डे, एंड तब से इसको हर साल 9 जून को मनाया जाता है। देन तुरंत कस्टम्स के बारे में, तुरंत मतलब जल्दी जल्दी, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने लॉन्च किया है ये तुरंत कस्टम्स, कि भाई आपके जो इम्पोर्टर्स हैं वो अपने गुड्स मंगा रहे हैं उसको हम जल्दी से ही कस्टम से पास करके भेज देंगे, ठीक है। क्या होगा, फेसलेस असेसमेंट होगी। मतलब इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब मतलब फेसफुल जिसे कहते हैं, मतलब जो कस्टम ऑफिसर जाता है तो वो ब्राइबरी वगैरह करप्शन के चांसेस होते हैं। तो फेसलेस जो असेसमेंट है वही हमारा जो आईटी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी लाया गया है कि जो भी इनकम टैक्स की डीलिंग्स होगी वो फेसलेस होंगी। तो सरकार ये लेकर आ रही है मतलब प्रोग्राम्स, जिससे क्या होगा, करप्शन को आप मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप कोट कर सकते हो कहीं पे भी, तुरंत कस्टम्स किसने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने लॉन्च किया गया है, जिसे असाइन किया जाएगा एक कस्टम ऑफिसर को, एंड वो मतलब फटाफट ये कस्टम्स करवा देगा आपकी कस्टम चेक। देन इज़ अबाउट रैमन मैगसेसे अवार्ड, ठीक है। तो ये इस साल कैंसिल हो गया है। आपको शायद पता होगा कि रविश कुमार हैं जो एनडीटीवी के रमेश कुमार सर, उनको मिला था, ठीक है। इट इज़ द एशिया हाईएस्ट ऑनर, ठीक है। इसको नोबेल प्राइज़ की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है।
एंड ये किसको मिलता है? फॉर देयर अल्ट्रुस्टिक एंड फिलैंथ्रोपिक सर्विसेज, जो मतलब अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्वे करा है कि भाई मतलब सरकार को दिखाया है, मतलब एक्टिव जर्नलिज्म करी है, ठीक है, उस तरीके से रविश कुमार जी को मिला था। इट इज़ अवॉर्डेड एनुअली टू इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एशिया रीजन, ठीक है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1957, ठीक है, बाय द ट्रस्टीज ऑफ न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड ऑन रॉकफेलर ब्रदर्स फंड एंड फिलीपीन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन द मेमोरी ऑफ फिलीपींस थर्ड प्रेसिडेंट, आप ये थोड़ा ध्यान रखो कि भाई जो फिलीपींस के थर्ड प्रेसिडेंट थे रामन मैगसेसे, उनके ऊपर, उनकी मेमोरी के ऊपर ये अवार्ड है, ठीक है। पर ये किसको दिया जाता है? एशिया, पूरे एशिया में जो अच्छे जिन्होंने काम किया एल्ट्रिस्टिक एंड फिलैंथ्रोपिक सर्विसेज, उनको ये दिया जाता है। मेडोलियन होता है, ठीक है, मेडल दिया जाता है, द लाइकनेस ऑफ लेट प्रेसिडेंट्स, कैश प्राइज एंड सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो एशियाज हाईएस्ट ऑनर है एंड इसके तहत आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। आई होप ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। ये आपका 10th का डिस्कशन था, अभी 11th का थोड़ी देर में ही अपलोड हो जाएगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग।